हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर, यानी कि 23 से 29 जनवरी का करंट अफेयर। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता ही चुका था कि अब आपके लिए वीकली करंट अफेयर आएगा। इसमें आपको सारे ही टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ रहेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे करंट अफेयर में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ आएंगी, इसमें स्पोर्ट एंड इंडेक्स आएगा, रैंकिंग आएंगी, नेशनल न्यूज़ आएंगी, बुक्स एंड ऑथर्स भी आएंगे, अपॉइंटमेंट्स भी आएंगे, अवार्ड्स भी आएंगे, फाइनेंस एंड बैंकिंग की सारी खबरें भी आएंगी। और एक और भूल गए दोस्तों, वो है डेट एंड थीम, ये भी इसमें ही कवर करा दी जाएंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, वीकली करंट अफेयर है, घंटा भर से ऊपर बन सकती है, एक घंटे से ऊपर भी बन सकती है, लेकिन दोस्तों कुछ भी सही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो तो वो घंटे भर से भी ऊपर सही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियाज़ नोटबुक के नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को पीडीएफ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 7 सेकंड का टाइम दूंगा, इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स खाली ही पड़ा रहता है आपके लिए, उसे आप भर दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट करके। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवरंग सैनी। क्या हो जाएगा? नवरंग सैनी। चलिए, थोड़ा अब समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में दोस्तों, क्योंकि यहीं से दोस्तों समझने वाली बात शुरू होती है। दोस्तों, इस टाइटल को मैं आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप एक एक करंट अफेयर को अच्छी तरीके से समझ सकें दोस्तों। और दोस्तों, आप जब भी करंट अफेयर की वीडियो देख रहे होते हैं तो नोट्स बनाते जरूर चलिए, क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें भी आ जाती हैं करंट अफेयर में जो याद नहीं हो पाती। अगर आप दोस्तों नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एक एक बात आपको रिवाइज होती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसे दोस्तों, आज आपने वीकली करंट अफेयर की वीडियो देख ली है, तो आप एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सिर्फ आपको दोस्तों यही क्वेश्चन नोट करना है और इसका आंसर नोट करना है। बाकी ये सब चीज़ मैं आपको समझाने के लिए लाता हूँ ताकि आप इस करंट इवेंट को अच्छी तरीके से समझ सकें दोस्तों। इसमें कोई भी चीज़ अगर नोट करने के लिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि हाँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब जैसे दोस्तों IBBI के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। IBBI की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। जैसे दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप नोट कर लें, इसके संस्थापक कौन है ये भी नोट कर लें, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी नोट कर लें। तो दोस्तों ये नोट करने वाली बात होती है। बाकी ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसे आप समझिए। जितना आप समझेंगे दोस्तों उतना ही इस करंट इवेंट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस करंट इवेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने नवरंग सैनी, नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, नवरंग सैनी के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया, जिनका कार्यकाल 5 मार्च 2022 तक कार्यशील रहेगा, यानी कि 5 मार्च तक कार्यशील यह रहेगा। नवरंग सैनी IBBI के पूर्व अध्यक्ष MS साहू की जगह नियुक्त किए गए हैं। इस नाम को भी नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये किन की जगह लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, जब भी नियुक्तियां होती हैं तो आपको वो नाम तो नोट करना ही है जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, और उसका भी नाम आपको नोट करना है जिसकी जगह ये नियुक्त किए गए हैं। तो नए कौन बने हैं? नवरंग सैनी। किन की जगह इन्होंने ली है? MS साहू की इन्होंने जगह
ली है, यानी कि ये एम एस साहू की जगह नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले इसके अध्यक्ष जो थे वो एम एस साहू ही थे। चलिए, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि इस पे इन्होंने 5 साल कार्य किया था और 5 साल कार्य करके इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब IBBI आई गई है तो थोड़े इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ये नोट करने वाली बात दोस्तों, इसे आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? भारत की संसद है। इसके संस्थापक जो है वो भारत की संसद है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस करंट इवेंट के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, दोबारा मैं रिपीट कर नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि अगर दोबारा रिपीट कर दिया तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप एक बार में समझें। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोबारा रिपीट कर लेंगे तो आप मैंने जो भी कुछ बोला है आप दोबारा उसे समझ सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों अगर जल्दी देखना है तो आप प्लेबैक स्पीड पर भी वीडियो को आराम से देख सकते हैं। प्लेबैक स्पीड में होगा ये दोस्तों कि आप वीडियो को जल्दी वॉच कर पाएंगे और आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। उसमें आप दोस्तों 1.75 पे देख सकते हैं, 1.25 पे देख सकते हैं, 1 या फिर 2x में भी देख सकते हैं, किस जिसमें आपका मन करे, जिसमें आपको सही लगे कि हाँ ये आप में सही चल रही है वीडियो, उसमें आप लगा के देख सकते हैं और वीडियो आपकी जल्दी वॉच हो जाएगी और आपके सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस साइंस लेबोरेटरी ने स्कोच पुरस्कार 2021 जीता? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्सिंग साइंस लेबोरेटरी। क्या हो जाएगा? फॉर्सिंग साइंस लेबोरेटरी। नाम नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि नाम अब इसे डिफिकल्ट है और ये आपके एक साथ याद नहीं हो पाएगा। अगर आप इस नाम को नोट कर लेंगे, 3-4 बार इसे रिवाइज करेंगे दोस्तों, तो ये आपको याद हो जाएगा। वैसे दोस्तों 3-4 बार तो मैं इसे वीडियो में रिपीट कर दूंगा दोस्तों, आपको ये याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में अब। फॉर्सिंग साइंस लेबोरेटरी, देखो दोस्तों इसमें मैंने दोबारा बार रिपीट कर दिया है नाम। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उठाए अपने कदमों के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है दोस्तों? सिल्वर श्रेणी स्कोच अवार्ड इन्होंने जीता है, इसने जीता है दोस्तों। स्कोच अवार्ड इस वर्ष का 78वां दोस्तों 78वां शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय राज्य शासन था। क्या है दोस्तों? राज्य शासन था। रोहिणी में स्थित लैब की निर्देशक दीपा वर्मा ने दोस्तों नाम नोट करें, में यह पुरस्कार स्वीकार किया है दोस्तों। नाम क्या है दोस्तों? दीपा। इसकी निर्देशक कौन दोस्तों? दीपा वर्मा। इन्होंने यह पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाएगा और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इस बात के बारे में। यहीं समझने वाली बात शुरू होती है और यहीं से आपको अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 और 23 आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 215 करोड़ का बजट पास किया है दोस्तों। कितने का बजट पास किया दोस्तों? ये आप नोट करें, 215 करोड़ का बजट पास कर लिया है। इसके लिए उन्होंने भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर 137 करोड़ कितने दोस्तों? 137 करोड़ और 70 लाख का खर्चा आएगा। 137 करोड़ और 70 लाख का खर्चा आएगा, ये बात को भी नोट कर ले दोस्तों। जबकि मशीनों एवं अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 38 करोड़ 99 लाख की राशि खर्च की जाएगी और इस कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ 56 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे दोस्तों। ये इतना वैसे नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
एग्जाम में दोस्तों सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, वो आपका मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट करना है दोस्तों तो आप नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। वैसे ये चीज़ ज़्यादा खास नहीं है, ये पूछी भी नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी पूछी जाती है कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्जित पटेल। क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल। नाम तो आपने दोस्तों सुना ही होगा, अब कहाँ सुना है ये हम आगे समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है उर्जित पटेल, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं ये। उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? चीन के बीजिंग शहर में ये स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का होगा दोस्तों? 3 साल का इनका कार्यकाल होगा, जो कि AIIB के पूर्व उपाध्यक्ष डीजे पांडियन की जगह लेंगे दोस्तों। मैं दोस्तों पहले ही बता दिया, अगर नियुक्ति हो रही है तो उस नाम को तो आप नोट करें जिसकी नियुक्ति हो रही है, और उस नाम को भी नोट करें जिसकी वो जगह लेगा। तो ये इन्होंने डीजे पांडियन की जगह ली है। ठीक है दोस्तों, AIIB की फुल फॉर्म दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग में है, और बीजिंग शहर कहाँ पर है दोस्तों? चीन में है। AIIB के कुल कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 104 सदस्य देश हैं दोस्तों इसके। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है दोस्तों, बताइए। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों एक फैक्ट निकलता है कि एक तो होता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस, और एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये तो है इंटरनेशनल हिंदी दिवस, और एक होता है नेशनल हिंदी दिवस। तो दोस्तों पहले आप मुझे इसका आंसर बताएं, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 जनवरी। क्या हो जाएगा? 10 जनवरी। चलिए दोस्तों, जो फैक्ट था अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। एक तो होता है इंटरनेशनल हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे, और एक होता है नेशनल हिंदी डे। तो ये तो बनाया जाता है दोस्तों आपका 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी दिवस जो बनाया जाता है वो आपको 14 सितंबर को दोस्तों, सॉरी 14 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होना, वो तो होता है अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व हिंदी दिवस। तो ये हर साल के शुरू में मनाया जाता है, यानी कि अब आपको तो पता है दोस्तों साल का पहला महीना चल रहा है और 10 जनवरी को ये मनाया गया। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप दोनों ही हिंदी दिवस में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वो नेशनल है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये इंटरनेशनल है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हिंदी दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, मतलब इंटरनेशनल हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साल 2006 से ये दिवस मनाया जा रहा है। साल 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि आपको पता है दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर भाषा बोली जाती है देश में तो वो हिंदी ही बोली जाती है। इसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में, जो कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है दोस्तों।
10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, आप नाम को नोट कर सकते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा इस दिवस को इसका सम्मेलन उद्घाटन किया गया था। पहला विश्व हिंदी दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 2006 में मनाया गया था। दोस्तों इसका सम्मेलन किसने करवाया, इंदिरा गांधी जी ने, और इसकी अध्यक्षता किसने करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। दोस्तों हिंदी भाषा का फारसी शब्द से अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ होता है सिंधु की भूमि। क्या होता है दोस्तों, सिंधु की भूमि। यह भाषा भारत, त्रिनिदाद, नेपाल, गुयाना, मॉरिशियम जैसे देशों में बोली भी जाती है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतीश अडिगा। क्या हो जाएगा, सतीश अडिगा। अंडिगा नहीं है दोस्तों, अडिगा है। अगर अंडिगा होता तो अंक की बिंदी लगी होती, लेकिन सिर्फ इसमें अडिगा ही लिख रहा है दोस्तों, अडिगा। तो इसलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होना। अगर सतीश तो दोस्तों काफ़ी नॉर्मल नेम है, लेकिन पीछे अगर अडिगा लिखा आ रहा है तो समझ जाना दोस्तों यही इसको, यानी कि इन्हीं को ही सम्मानित किया गया है। चलिए थोड़ा आप समझते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है सतीश अडिगा। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी से कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिक एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों देखो यहाँ पर अंक की बिंदी आ गई है, यही तो दोस्तों मैं आपको देखना चाह रहा था कि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, कहीं पर अडिगा लिख रहा होगा, कहीं पर अंडिगा लिख रहा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंक की बिंदी नहीं लग रही है, सिर्फ अडिगा ही लिख रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्हें यह सम्मान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और क्लिनिकल आईवीएफ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईसीएमआर की तरफ से दिया गया है। किसकी तरफ से दिया गया है दोस्तों, आईसीएमआर। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। चलिए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नौदिर बैग अब्दुस सत्तोरोव। नाम डिफिकल्ट है दोस्तों, इसलिए आप इसे नोट कर लें। नोट कर लेंगे दोस्तों, आपको याद हो जाएगा आराम से। चलिए इसे मैं आगे भी रिपीट कर दूंगा, 2-3 बार आपको याद हो ही जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा आप समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब नौदिर बैग अब्दुस सत्तोरोव ने जीता है। उज्बेकिस्तान के नौदिर बैग अब्दुस सत्तोरोव ने रूस देश के इयान नेमोमियार चंची को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है, जिसके तहत नौदिर बैग अब्दुस सत्तोरोव को $60,000 की राशि के साथ 6,000 नहीं दोस्तों, $60,000 की राशि के साथ ट्रॉफी दी गई है, जो कि काफ़ी मायने है दोस्तों। वह उज्बेकी की ग्रैंड मास्टर जीएम ने मर्द उगलान बहादुर पुत्र राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। लीजेंड्स क्रिकेट लीग एलएलसी ने ऑल वुमेन रेफरी
टीम का राजदूत किसे नियुक्त किया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झूलन गोस्वामी। क्या हो जाएगा? झूलन गोस्वामी। चलिए थोड़ा समझते हैं अब करंट इवेंट के बारे में। लीजेंड्स क्रिकेट लीग एलएलसी ने ऑल वुमेन रेफरी टीम का राजदूत झूलन गोस्वामी को नियुक्त किया है। झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए वुमेन मैच आधिकारिक टीम का राजदूत नामित किया गया है। एलएनसी सेवानिवृत्त क्रिकेटरों की एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो कि 20 जनवरी 2022 से ओमान के मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली, यानी कि हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आपकी 20 जनवरी जा ही चुकी है। यह मैं आपको 23 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक का दोस्तों करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों ये हो चुकी है पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हर एक क्वेश्चन दोस्तों नोट करते हुए जरूर चलिए, दोस्तों आपको पता ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अपॉइंटमेंट काफ़ी हो रहे हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट को बहुत ही डीप तरीके से समझते हुए चलिए, क्योंकि दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चाहे एक क्वेश्चन ही बने एग्जाम में, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही है एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है अगर हमने नेगेटिव मार्किंग कर दी तो हमारा 0.25 नंबर काट ले जाएंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं 1/4 नंबर कट जाएगा। या फिर अगर हमने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमारा यानी कि हमने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो हमारा 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको पता ही है एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनूप बागची। क्या हो जाएगा? अनूप बागची। दोस्तों शुरू के नाम तो आपको नॉर्मली लगते हैं, लेकिन पीछे के नाम दोस्तों आपको डिफिकल्ट लगते हैं, इन्हीं से दोस्तों नाम पहचाने जाते हैं। अब अनूप नाम तो दोस्तों आपने सुने होंगे, काफ़ी हो गए नाम, लेकिन बागची नाम आप दोस्तों पहली बार सुन रहे, इसलिए दोस्तों आपको सिर्फ यही नाम नोट कर लेना है। इसी नाम को आप सिर्फ दोस्तों नोट करके रखें, बागची। अनूप तो आपको याद हो ही चुका है, लेकिन बागची को जरूर नोट करें। एग्जाम में बागची आ सकता है, बगाची आ सकता है, रावत आ सकता है, या फिर ये चारों ही ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सिर्फ बागची नोट कर लेना है। अगर बागची आपने नोट कर लिया तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से लगाएंगे। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। चलिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है अनूप बागची। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में अनूप बागची को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि अगले 3 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निर्देशक के पद पर कार्यरत रहेंगे, जिनका कार्यकाल फरवरी 2022 से प्रभावी होगा, यानी कि अगले मंथ से ही इनका कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आईसीआई बैंक के बारे में समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बड़ौदा में। कहाँ है? बड़ोदरा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1994 में। कब की गई थी? 1994 में इसकी, यानी कि 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन भी है, यानी कि दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। और आप ही दोस्तों सोचिए कि ये कौन सा दोस्त या ये कौन सा देश हो सकता है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चीन। क्या होगा? चीन, क्योंकि दोस्तों ऐसे मामलों में चीन ही एक्सपर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो इस वक्त भारत में काफ़ी खिलौने विलौने या टॉयज़ वॉयज़ बेचे जाते हैं, उन पर उनके पीछे ज़्यादातर तो दोस्तों मेड इन चाइना ही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मेड इन चाइना ही लिखा होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। चलिए तो थोड़ा और समझते हैं इस बात के बारे में। कुछ इस प्रकार दिखेगा दोस्तों ये रोबोट, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार ये दिखेगा रोबोट। चीन देश की चाइना 3 गॉड जेसस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने इंसान के दिमाग को पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट विकसित किया है, जो कि फैक्ट्री के कर्मचारियों की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी के साथ साथ मांसपेशियों से विद्युत संकेतों की भी जांच करने में ये समक्ष रहेगा। हाल ही में इस रोबोट को एक वॉलंटियर के तौर पर श्रमिकों के साथ रखा गया है, जो कि असेंबली लाइन पर कार्यरत है, जिसने 70% कितना दोस्तों 70% एक्यूरेसी के साथ अपना काम पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद मैं पूरी से पूरी कर रहा हूँ कि आपका जो भी मैं इसमें क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों हर एक वीडियो को ऐसे ही रेगुलर फॉलो करते रहिए। वीकली करंट अफेयर को आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। वीकली करंट अफेयर को डेली जो करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, इनमें कोई फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अगर करंट अफेयर में दोस्तों ज़्यादा तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 से 20 क्वेश्चन। अब 15 से 20 क्वेश्चन के दोस्तों आप 1 ऑनर से ऊपर की वीडियो देख रहे हैं डेली, तो दोस्तों क्या फ़ायदा? आप सिर्फ एक ही वीडियो देखिए वीकली करंट अफेयर की, उसी में ही आपके सारे करंट अफेयर क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको शुरू में समझाए थे। अब वो चाहे आपका अपॉइंटमेंट्स हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, इंटेक्स हो, रैंकिंग हो, इंपॉर्टेंट डेट्स हो, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपकी क्लियर करवा दूंगा मैं। इसलिए दोस्तों एक ही वीडियो आती है वीकली की, हर संडे को रेगुलर फॉलो करते रहिए, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बताइए दोस्तों, चलिए थोड़ा मैंने क्वेश्चन बता दिया दोस्तों, नहीं बताया, चलिए मैं बताता हूँ। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है दोस्तों? 8वें स्थान पर रहा है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इस बात के बारे में। ऑन टाइम प्रदर्शन के मामले में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया भर के 10 सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक रहा, जिसमें वह 8वें स्थान पर रहा है। दोस्तों ये आप नोट कर लें कि वो कौन सी रैंक पर रहा है, वो 8वें स्थान पर, यानी कि उसकी 8वीं रैंक रही है। चेन्नई एयरपोर्ट के ताज़ा ट्रैफिक आंकड़ों के अनुसार घरेलू ट्रैफिक में हवाई अड्डों के 80% की रिकवरी की गई है। यह भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, यानी कि भारत का यह छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है दोस्तों? ये नोट करें, मियामी हवाई अड्डा रहा है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर आपका फुकुओका हवाई अड्डा है, और तीसरे स्थान पर आपका दोस्तों हानेडा हवाई अड्डा है। दोस्तों तीनों ही नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही पूछे जा सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा रहा है, दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है, और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक गीतकार थी। कौन थी दोस्तों? लिरिक्स थी एक, ये गीतकार थी। चलिए थोड़ा समझते हैं अब इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ही है मर्लिन बर्गमैन। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। पुस्कर, एनी और ग्रैमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी गायकर और सॉन्ग राइटर मर्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है। बर्गमैन ने अपने पति एलन बर्गमैन के साथ प्रसिद्ध संगीत लेखन एवं प्रसिद्ध टेलीविज़न शो
फिल्म और मंच संगीत के लिए संगीत को लिखा और गाया था। उनकी जोड़ी 16 बार ऑस्कर के लिए नामित की गई थी। 3 बार उन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, 3 बार, एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 79वां। क्या हो जाएगा? 79वां रहा है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2022 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2022 का 79वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसमें अमेरिकी टेलीविजन को सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 में हॉलीवुड फॉरेन फ्रेंड्स एसोसिएशन द्वारा चुनी गई द पावर ऑफ द डांग और वेस्ट साइड स्टोरी नामक 2 फिल्मों को सबसे अधिक पुरस्कार दिए गए हैं। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। द पावर ऑफ डॉग को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म ऑफ द बेस्ट स्टोरी म्यूजिकल कॉमेडी की श्रेणी में फिल्म ऑफ द बेस्ट फिल्म का सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। लॉन्च पुस्तक रतन एंड टाटा 2 आर्थराइट बायोग्राफी के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते चलिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। आपके हर एक फ्रेंड के पास ये करंट अफेयर होना चाहिए या फिर उनके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है जो भी करंट अफेयर या फिर जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हर किसी को शेयर करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर किसी के पास शेयर हो जाएगा दोस्तों तो उसके भी करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा, एक प्रकार से वीक था अगर उसका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। क्या हो जाएगा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इसके लेखक हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं दोस्तों इसके बारे में। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा के जीवन पर आधारित पुस्तक रतन एंड टाटा द ऑथराइट बायोग्राफी को डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। रतन एंड टाटा द ऑथराइट्स बायोग्राफी जीवनी को पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी द्वारा लिखा गया है। आईएएस जिसे कलेक्टर के नाम से या जिलाधिकारी के नाम से दोस्तों जानते हैं, जिसे हार्पर कॉलिंग्स पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेजों के वर्षों और उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है रतन टाटा जो कि सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। चलिए स्क्रीन अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल। क्या हो जाएगा? राफेल नडाल ने जीता है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है राफेल नडाल। राफेल नडाल वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, जो कि विश्व के 6 नंबर के बेस्ट खिलाड़ी हैं। विश्व में 6 नंबर के बेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं, जिसमें राफेल नडाल ने मैक्सिम क्रेसी को 7 से 6 और 6 से 3 से हराकर अपना 89वां करियर एटीपी खिताब जीता है। और वर्ष 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब सिमोना हालेप ने जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया? किस देश में डेल्टा क्रोन नामक कोविड-19 का पहला वेरिएंट पाया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइप्रस। क्या हो जाएगा? साइप्रस। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये साइप्रस देश है। क्या है? साइप्रस ये देश है। कुछ इस प्रकार ये दिखता है। साइप्रस देश में डेल्टा क्रॉन नामक कोविड-19 का नया वेरिएंट इसमें पाया गया है, जो कि ओमिक्रॉन में भी तेजी से फैलने में सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा क्रॉन ओमिक्रॉन और कोविड-19 वेरिएंट का सम्मिलित रूप से बनकर तैयार हुआ एक नया स्ट्रेन है। साइप्रस यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञान के प्राध्यापक लियोनिडोस कोस्टिक्रस का इसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया गया है, क्योंकि इसके ओमिक्रॉन जैसे आनुवंशिक लक्षण है और डेल्टा जैसे जीनोम है। दोस्तों आपको पता ही है, काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो बोले नहीं जाते या बोल भी नहीं पाते। जैसे दोस्तों ये वर्ड है और ये वर्ड है। इस वर्ड को दोस्तों बोलने में हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन तीसरी बार में हम इस वर्ड को अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि इन वर्डों को आप नोट कर लें, नोटबुक पे नोट कर लेंगे दोस्तों। 3-4 बार इन्हें पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरत सुब्रमण्यम। कौन बने दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम। चलिए थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है भरत सुब्रमण्यम। तमिलनाडु, अब दोस्तों आपको पता ही है जब नाम ही ऐसा है तो किस राज्य से बिलोंग करते होंगे? तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु राज्य के भरत सुब्रमण्यम ने भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब अपने नाम किया। या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों, शतरंज खेलने में ये लड़का ये ग्रैंड मास्टर बन गया, यानी कि इस खेल में ये नंबर 1 है। उन्होंने इटली कैटोलिया में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है, जिसमें उन्होंने अपने 4 अन्य राउंड के साथ 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए। वह इस स्पर्धा में 7वें स्थान पर रहे हैं। हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर में 70वां ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक और 71वां ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता और 72वां ग्रैंड मास्टर मित्र भागुआ को चुना गया है। नोट कर सकते हैं दोस्तों आप आराम से, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया के लिए पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किसने जीता? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ ये ओंगसू। देखो दोस्तों कितना डिफिकल्ट नेम है, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नाम डिफिकल्ट भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है कि दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ओ ये ओंगसू। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। दक्षिण कोरिया के जाने माने अभिनेता हैं, यानी कि अब एक व्यक्ति का ये नाम है दोस्तों। अब नाम देख सकते हैं दोस्तों, जहदेश वैसा नाम। ओ येंग सू ने पहला गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार नेटफ्लिक्स जो कि एक ऐप है दोस्तों, जिसे आजकल पब्लिक काफ़ी यूज़ करती है, कि स्क्विड गेम सीरीज में उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इनकी उम्र क्या है दोस्तों? 70 वर्ष इनकी उम्र है। 70 वर्षीय अभिनेता ने इस श्रृंखला में बुजुर्ग खिलाड़ी संख्या 001 इल नाम का किरदार निभाया था। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब का 79वां संस्करण लॉस एंजिल्स के बेवरली हिल्टन होटल में इस वर्ष आयोजित किया जाएगा। दोस्तों
आवाज़ में थोड़ी वैसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से मैं समझाने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आवाज़ का क्या है, आवाज़ मत देखिए आप, बस आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि दोस्तों आवाज़ थोड़ी ना पूछ जाएगी क्वेश्चन में, आवाज़ सिर्फ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आवाज़ छोड़िए, आवाज़ तो मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन पे फोकस करिए दोस्तों, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत की सहायता से जाफना कोलबो लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से, श्रीलंका देश ने भारत की सहायता से तमिलनाडु बहुल जाफना जिले से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को जोड़ने वाली लग्जरी रेल सेवा शुरू की है। ठीक है दोस्तों, भारत और श्रीलंका सरकार द्वारा शुरू की गई इंटरसिटी रेल सेवा की शुरुआत कोलंबो के माउंट लाइविनिया उपनगर से उत्तर में जाफना के काके थाउराई बंदरगाह उपनगर तक के लिए शुरू की गई है, जिसके बीच की कुल दूरी 386 किलोमीटर है। दोस्तों कितनी है? 386 किलोमीटर इसकी दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वर्ष 2022 का एंडी लैंड इंटरनेशनल एक टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्ले बार्टी। क्या हो जाएगा? एस्ले बार्टी, सेकंड ऑप्शन। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है एस्ले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने वर्ष 2022 का एंडी लेट इंटरनेशनल एक टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है, जिसमें उन्होंने कजाकिस्तान की एलिना रिबाकीना को हराकर अपना दूसरा एंडी लेड अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। वहीं वर्ष 2022 का एंडीलेट इंटरनेशनल एक टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब गैल मॉनफिल्स ने जीता है। दोस्तों नाम आप नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले मानव में पिंग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कराने वाले व्यक्ति कौन बने पहले? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड बोनेट। क्या हो जाएगा? डेविड बोनेट। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। अमेरिकी नागरिक डेविड बोनेट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिकी नागरिक डेविड बोनेट दुनिया के पहले मानव में पिंग हार्ट यानी कि सुअर, जिसे हिंदी में सुअर कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति बने हैं। 57 वर्षीय डेविन बेलनेट बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रायोगिक क्रिया की 3 दिन बाद ही सही सलामत होश में आकर नया इतिहास रचा। यानी कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि इंसान के अंदर सुअर का दिल लगाया गया है, जो कि काम भी कर चुका है। ये इसी के ऊपर करंट अफेयर हुआ है दोस्तों। वैज्ञानिकों की टीम जोने ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें जानवरों के अंगों का उपयोग मानव अंगों के लिए करने की संभावना पर काफी वर्षों से कार्य पर रही थी, जिसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यानी कि जानवरों के जितने भी अंग हैं, जैसे कि दिल हो गया दोस्तों, इसे मानव में फिट किया गया, तो ये काफी काम कर गया है दोस्तों। ये ना
7 घंटे के बाद 3 दिन बाद ये सही सलामत होश में आकर इन्होंने नया इतिहास रच दिया है। यानी कि सुअर का दिल, यानी कि पिग का दिल इन्होंने के अंदर काम कर गया है, यानी कि मानव के अंदर काम कर गया है। और इसी के ऊपर अब आने वाले समय में काफ़ी रिसर्च भी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नॉट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखिका कौन है? बताइए दोस्तों। पुस्तक थोड़ी लॉन्ग है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंध्रुति भट्टाचार्य हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है अंध्रुति भट्टाचार्य। सेवानिवृत्त भारतीय बैंकर अंध्रुति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक लॉन्च की। यह पुस्तक भारतीय स्टेट की पूर्व पहली महिला अध्यक्ष की आत्मकथा है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक को हर्पर कॉलेज पब्लिकेशन हाउस द्वारा पब्लिश किया गया है। यह वर्तमान में इस सेल्सफोर्स इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जो कि क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर कंपनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हुआ है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश आना चाहिए, लेकिन राजस्थान हो गया, इसलिए माफी चाहता हूँ दोस्तों। मध्य प्रदेश यहाँ पर आएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू, जिसका नाम गुलाबो था, नाम दोस्तों काफ़ी बढ़िया ही लग रहा है, गुलाबो था, का निधन हो गया है दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गुलाबो देश का सबसे पुराना स्वस्थ भालू था, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। कितनी थी दोस्तों? 40 वर्ष थी। और मई 2006 में जब गुलाबो की उम्र 25 वर्ष थी, तब उसे एक सड़क कलाकार ने बचाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मध्य प्रदेश पर आई गए हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एस सोमनाथ। क्या हो जाएगा? एस सोमनाथ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला को थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि नियुक्ति हो चुकी है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष अंतरिक्ष सचिव कैलासवादिवु की जगह सीवन की जगह लेंगे, जिन्हें सी के सीवन भी कहते थे। आपने देखे तो दोस्तों होंगी, उनकी ये जगह लेंगे, नाम नोट कर सकते हैं। डॉक्टर से सोमनाथ ने 1963 में केरल विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। उन्हें 2014 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का नया डीएसपी नियुक्त किया गया? डीएसपी
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। क्या हो जाएगा, असम में नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप दोस्तों देख ही सकते हैं, यही है लवलीना बोरगोहेन। भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस के डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको पता है डीएसपी एक पुलिस की ही पद होती है और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है दोस्तों। चलिए लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता था। वह यह पदक जीतने वाली पहली असमिया खिलाड़ी भी बनी थी। ठीक है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा असम के बारे में समझ लेते हैं, राज्य के बारे में। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों जितने भी मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं शुरू में, वो सारे ही आज इस वीडियो में आपको कवर करा दिए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं सारे ही आज इस वीडियो में आपको कवर होंगे दोस्तों। या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर की वीडियो आप यहीं इसी चैनल से आप देखते रहिए, आपका आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जहाँ से आपका मन करे, जहाँ से आपको सही लग रहा है करंट अफेयर, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 83वां। क्या हो जाएगा, 83, यानी कि 83वें रैंक पर भारत रहा है। चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में थोड़ा समझते हैं इस बारे में। भारतवर्ष 2022 की पहली तिमाही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों के बीच 83वें स्थान पर भारत रहा, यानी कि काफ़ी पीछे है दोस्तों। जबकि भारत अक्टूबर 2021 की चौथी तिमाही 116 देशों के बीच भारत 90 स्थान पर था। हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर रहे, जबकि इस सूची में अफगानिस्तान 111वें स्थान पर रहा है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिनका रेलवे का एग्जाम है दोस्तों उसमें तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिशन अमानत। क्या है दोस्तों, मिशन अमानत को लॉन्च किया है। चलिए यानी कि मिशन हो गया और अमानत, यानी कि जिसकी अमानत है वो लौटा दी है। इससे दोस्तों ये याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, भाई मिशन तो है रेलवे का और अमानत किसकी है, वो उसको सौंप दी जाएगी। चलिए थोड़ा समझते हैं। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। मिशन अमानत के तहत खोए हुए लगेज और सामान का विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी मतलब ये दोस्तों, इसका मतलब ये है जिसका भी रेलवे में अगर सामान छूट जाता है तो वो इस साइट पर जाके चेक कर सकता है जिसका भी सामान है, और वो रेलवे उसको लौटा देगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका उद्देश्य है रेलवे का, ये योजना लॉन्च करने का। चलिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 12 जनवरी। क्या हो जाएगा, 12 जनवरी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस दिवस के बारे में, ये दिवस क्यों मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस दिवस के बारे में आपको पता ही होगा क्यों मनाया जाता है दिवस ये।
चलो कोई बात नहीं दोस्तों, और समझ लेते हैं आज इस दिवस के बारे में कि दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की थीम क्या थी दोस्तों, नोट करें दोस्तों, क्योंकि थीम अक्सर एग्जाम में पूछ ली भी जाती है। इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड रखी गई है। साल 2022 में स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई है। विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 से लिया गया था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन, विचारों और दर्शन के बारे में जानने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आप समझ गए होंगे दोस्तों आप कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, ये दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में 18 करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्छियोसार मिला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में मिला है दोस्तों, क्योंकि भारत में तो मिल नहीं सकता दोस्तों, विदेशों में मिल सकता है। चलिए इंग्लैंड के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार मिला है देखने के लिए। इंग्लैंड देश के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐतिहासिक समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है, जो कि लगभग 18 करोड़ साल पुराना बताया गया है दोस्तों। काफ़ी पुराना है दोस्तों, 18 करोड़, 8 करोड़ नहीं दोस्तों, पूरे 18 करोड़ साल पुराना है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना पुराना ये होगा, जिसे शोधकर्ताओं ने इच्छियोसार नाम दिया है। इच्छियोसार इसका नाम दिया है। इसे इससे पहले लिसेटशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस के द्वारा खोजा गया था। यह जीवाश्म का स्केलेटन 33 फीट लंबा है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी, 33 फीट लंबी है, जिसकी नाक से लेकर उसकी 5 तक सिर्फ इसके सिर का हिस्सा 6.5 फीट लंबा है दोस्तों। 6.5 फीट लंबा है, जिसका वजन 1 टन बताया गया है दोस्तों। 1 टन दोस्तों, और 1 टन में कितने किलो होते हैं दोस्तों, 1000 किलो होते हैं दोस्तों 1 टन में। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों 1000 किलो वजन है इसका, 1000 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेव्यू बॉय ने किसे अपना पहला एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए दोस्तों, नियुक्त किया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजकुमार राव। क्या हो जाएगा, राजकुमार राव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए राजकुमार राव को दोस्तों आप जानते होंगे, बॉलीवुड ये एक एक्टर हैं। चलिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यू बॉय ने राजकुमार राव को अपने पहले 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि उपभोक्ताओं की बीमा आवश्यकताओं पर प्रकाश डालेगा, जिसका विषय स्मार्ट टेक राइट एडवांस अभियान रखा गया है। अभियान को हवास वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा डिज़ाइन और अवधारणा बद्ध किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर में ये आयोजित किया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। मणिपुर राज्य में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि मणिपुर में उखरूल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ है। इसमें अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल यहाँ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है।
इस साल की इस फेस्टिवल में कुल 260 स्टॉल लगाए गए हैं। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तनों के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुवेंद्र तंवर। क्या हो जाएगा? रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, रघुवेंद्र तंवर यही हैं और ये आप जानते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। रघुवेंद्र तंवर को अगले 3 वर्षों के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तंवर ने एमए इतिहास में 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट अकादमी पदक भी जीत रखा है। आईसीएचआर का लक्ष्य और उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा देना और फोस्टर के उद्योग और वैज्ञानिक लेखक को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 और 22 का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष सरकार। किसने किया है? सुभाष सरकार। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। सुभाष सरकार ने स्वच्छ विश्वविद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को मान्यता, परिणाम और पुरस्कार देता है जिन्होंने जल, सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। स्वच्छता के बारे में उत्साह और जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इत्तीरा डेविस को नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है इत्तीरा डेविस। कौन है दोस्तों? इत्तीरा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इत्तीरा डेविस को नियुक्त किया गया है, जो कि 14 जनवरी 2022 से अपना विस्तारित कार्यकाल संभालेंगे, यानी कि संभाल चुके हैं दोस्तों। ये इत्तीरा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के पूर्व अध्यक्ष, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन चुंग की ये जगह लेंगे। अब दोस्तों आपको तो पता ही है, अगर नियुक्ति हो रही है तो वो नाम तो आपको नोट करना ही नहीं करना है दोस्तों जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, और वो भी नाम नोट करना है दोस्तों जिसकी ये जगह लेंगे। तो नितिन चुंग की ये जगह लेंगे। ठीक है, चलिए अब उज्जीवन स्मॉल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। और इसके फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन दोस्तों? समित घोष। और इसकी स्थापना का भी दोस्तों 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CTRLS या फिर इसे दोस्तों कंट्रोल एस भी कह सकते हैं, जो कीबोर्ड में आता है, लेकिन दोस्तों इसे CTR ही कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। मुंबई शहर में CTRLS ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है। यह अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन 300 मेगावाट
से लेस है, जिसे 700 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा, जो कि हर समय बिजली की 100% उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यह मिलियन वर्ग फुट में फैला CTRLS डाटा सेंटर कैंपस 10 डाटा सेंटरों में फैला हुआ है, जिसमें 4 डाटा केंद्र चालू है। इसके निर्माण के बाद 25 वर्षों तक इसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा ये दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रेक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिताली राज को बनाया है दोस्तों। क्या किसे बनाया? मिताली राज को नया ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है मिताली राज। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्म श्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7,180 कितने दोस्तों 7,180 रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी भी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तस्नीम अमीर। क्या हो जाएगा? तस्नीम और अमीर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है तस्नीम अमीर। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर तस्नीम अमीर बनी है, जबकि PV सिंधु इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर आप ऑफकोर्स दोस्तों यही होंगी, दूसरे स्थान पर आप PV सिंधु हैं। ठीक है दोस्तों। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग पहली बार 2011 में शुरू की गई थी, जब साइना नेहवाल इसमें शीर्ष स्थान पर रही थी, यानी कि पहले स्थान पर रही थी। तस्नीम ने अब तक अलग अलग कैटेगरी में कुल 22 टूर्नामेंट जीते हैं। वह शटलर सिंगल्स में 2 बार एशियन चैंपियनशिप भी रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। क्या हो जाएगा? असम। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। असम राज्य में स्थित औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विधेयक पारित किया है, जिसमें असम औरंगीय राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़ा जाएगा और जोड़ा जाने वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, जिसमें सैंड बार और नदी के द्वीपों को भी शामिल किया गया है, जिनका उपयोग बाघ और गैंडे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डियोन लैंडोर का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रनर। ये एक धावक थे। क्या थे? धावक, रनर थे। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही हैं आपके डियोन लैंडोर। ओलंपिक 2020 में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में निधन हो गया है दोस्तों। काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लेकर 400 मीटर रेल दौड़ में कांस्य पदक जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2021 और 2016 रियो ओलंपिक में भी उन्होंने भाग लिया था।
ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमाल खान का निधन हुआ है दोस्तों। कमल खान नहीं दोस्तों, कमाल खान का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकार। ये क्या थे? जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है कमाल खान। एनडीटीवी स्क्रीन पर आप देखें दोस्तों, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक पड़ने से निधन हुआ है। कमाल खान की पहचान एक तेज रफ्तार पत्रकार के तौर पर थी। कमाल खान टीवी पत्रकारिता में पिछले 22 सालों से सक्रिय थे, यानी कि 22 सालों से इसमें काम कर रहे थे। वह अयोध्या में जमीन विवाद को सामने लाने की रिपोर्टिंग के बाद सुर्खियों में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य का कुंभलागी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या हो जाएगा? केरल। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। केरल राज्य का कुंभलागी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, जिसमें गांव के 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं, जिसका इस्तेमाल मासिक धर्म के दौरान किया जा सकेगा, जिसे परियोजना के तहत एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया गया है, जो कि राज्यपाल का आदर्श गांव है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों केरल के बारे में हमने बताया दिया दोस्तों, तो केरल के बारे में आप थोड़ा समझ लेते हैं। इसके गवर्नर कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। और इसके मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? पिनराई विजयन दोस्तों। पिनराई विजयन इसके दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डैनियल ऑर्गेटा नियुक्त किए गए हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है डैनियल ऑर्गेटा। निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में जॉस डैनियल ऑर्गेटा, पूरा नाम दोस्तों इनका जॉस डैनियल ऑर्गेटा है, सावेद्रा को नियुक्त किया गया है। यहाँ से यहाँ तक इनका दोस्तों पूरा ही नाम है। ये जॉस डैनियल ऑर्गेटा सावेद्रा को नियुक्त किया गया है। यह उनके देश का राष्ट्रपति के रूप में 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है। वे जनवरी 2027 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस ने राष्ट्रपति की शपथ दिलाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा निकारागुआ देश के बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? मानागुआ। सिंपल है दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगी राजधानी। तो देश निकारागुआ है और राजधानी मानागुआ है। अब दोस्तों अब आप इस नाम को आसानी से याद कर ही सकते हैं। निकारागुआ देश की राजधानी क्या है? मुद्रा क्या है दोस्तों? निकारागुआ कार्डोबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है, देश दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। When was Indian Army Day celebrated? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जनवरी। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस दिवस के बारे में। दिवस क्यों मनाया जाता है? हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के उद्देश्य से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 2022 को 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। पहली बार के एम करियप्पा की अध्यक्षता में भारतीय सेना दिवस मनाया गया था।
भारतीय सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना में से एक है, जो कि अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस दिन एक और अनाउंसमेंट हुआ था, यानी कि पहले जो आर्मी के जवानों की वर्दी हुआ करती थी वो अब वो नहीं रहेगी, वो बदल दी गई है। आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन आर्मी की न्यू ड्रेस क्या है, तो आपको दोस्तों अलग ही चमक जाएगी। दोस्तों ड्रेस तो वही है, बस इसमें जो है यहाँ पर अलग अलग यानी कि ज़्यादातर फासले दिए थे। अब इसमें जो है आपको छोटे छोटे छोटे, यानी कि कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छी ड्रेस लग रही है। आप स्क्रीन मतलब सर्च करके देख सकते हैं, आप गूगल पे आपको नई ड्रेस क्या है आसानी से दिख जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलहवीं क्वींस बेल्टन रिले के लिए किसका चयन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनीसा उमाशंकर। क्या हो जाएगा? विनीसा उमाशंकर। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। 16वीं क्वींस बैटन रिले के विनीसा उमाशंकर का चयन किया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आईओके के संयुक्त सचिव और क्वींस मसाल रिले समिति के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने इसकी अगुवाई की है। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस मसाल 10 जनवरी 2022 को दिल्ली पहुंची और बांग्लादेश ओलंपिक संघ के महानिदेशक हामिद इसे बांग्लादेश से लेकर आए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। क्या हो जाएगा? जापान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारत में जापान देश के साथ समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक में 2+2+2 वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें भारत जापान के साथ समुद्रों के क्षेत्रों में आपसी सहयोग तथा रक्षा समझौते, समुद्री अभ्यास जैसे अहम बातों पर तकनीकी सहयोग देने के लिए सहमत हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए जापान देश की दोस्तों राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? फ्यूमियो किसहिड़ा। फ्यूमियो किसहिड़ा। नाम नोट करें दोस्तों। आपको नाम नोट करने के बाद दोस्तों आप रिवाइज करेंगे एक आध बार तो नाम आपको याद हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है ऐसी चीजें भी दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसलिए दोस्तों मैं इन्हें लेकर आता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक भी चीज़ ऐसे छोड़ता नहीं हूँ जो एग्जाम में पूछी ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन देश के साथ। चलिए थोड़ा समझते हैं देश के बारे में। भारत और ब्रिटेन देश के बीच दिल्ली में औपचारिक मुक्त व्यापार अनुबंधन के लिए वार्ता शुरू हुई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का रास्ता साफ हो गया है। इस वार्ता में ब्रिटेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री एनी मैरी ट्रेवलियन ने और भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भाग लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए अब ब्रिटेन देश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? बोरिस जॉनसन। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है दोस्तों? पाउंड स्टर्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसे विश्व बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ के वैश्विक महिला स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन और ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए भी है और बी भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी संघ ने निरमाई और इनासियल को वैश्विक महिला स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन नवोन्मेष स्टार्टअप्स को मान्यता देता है जो महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स को प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर चिकित्सा उपकरण के लिए चुना गया था। इनेक्सल को फेटल लाइट एल पावर्ड भ्रूण हृदय गति FHR मॉनिटर के लिए चुना गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस रामेश्वर नायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? यह एक प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। क्या थे? पोइट थे। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है एस रामेश्वर। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि एस रामेश्वर नायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, जिन्होंने 150 से अधिक मलयालम फिल्मों और भजनों की एल्बो के लिए गीत लिखे थे। एस रामेश्वर नायक हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जो कि पहले से ही कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी कि इनकी जो डेथ हुई दोस्तों वो कोविड-19 के ही अकॉर्डिंग हुई है, और ये पहले से भी इनकी तबीयत काफ़ी कैंसर से पीड़ित थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT मद्रास के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर वी कामकोटी। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर वी कामकोटी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के नए डायरेक्टर के रूप में प्रोफेसर वी कामकोटी को नियुक्त किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही है वी कामकोटी। वहीं IIT मुंबई के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर रंगन बनर्जी को IIT दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए IIT की स्थापना कभी दोस्तों 1959 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 56वीं पुण्यतिथि लाल बहादुर शास्त्री जी की मनाई गई थी। चलिए थोड़ा समझते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। 11 जनवरी 2022 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1964 से जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला था। यानी कि 1964 से 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ दोस्तों वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सराय में हुआ था, और साल 1946 में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में वह उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इनका एक नारा भी था दोस्तों, वो कौन सा था? जय जवान जय किसान। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए हिस्ट्री में ज़्यादातर दोस्तों हिस्ट्री में ही पूछा जाता है या फिर जीके में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान किसका नारा था, तो आपको आंसर लगा देना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ से दोस्तों मैंने आपको कई फैक्ट बता दिए हैं, करंट का बता दिया है और जीके का मैंने आपको करंट बता दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों
यही था हमारा लास्ट का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जहाँ भी आपका मन करे वहाँ आप शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। और दोस्तों ऐसे ही एवरी संडे वीकली करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करते रहिए। आपका आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से मिस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।